गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं ऋण पत्रों का शोधन किसे कहते हैं और ऋण पत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में ऋण पत्रों के शोधन से आशय ऋण पत्रों के भुगतान से है, अर्थात जब कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान करती है तो उसे ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। तो जानते हैं ये ऋण पत्रों के भुगतान की, ऋण पत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं। प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों के भुगतान की ये 5 विधियां हैं। नंबर 1, एक मुश्त भुगतान विधि। प्यारे बच्चों, एक मुश्त भुगतान विधि में कंपनी ऋण पत्रधारियों को निश्चित अवधि के बाद एक मुश्त राशि का भुगतान करके ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। और इस विधि में पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। जो उपलब्ध वित्तीय साधन है उसमें से या तो ऋण पत्रों का भुगतान करती है, या जो उपलब्ध लाभ है कंपनी के पास जो संचित लाभ है उसमें से ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी करती है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अनुसार अब पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन करने पर कंपनी की कार्यशील पूंजी कम हो जाती है। इसलिए एक मुश्त भुगतान विधि में लाभों में से शोधन किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 तथा कंपनी के अंश व ऋण पत्र के नियम 2014 के नियम 1887 तथा सेबी के निर्देशानुसार अब प्रत्येक कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन की राशि का कम से कम 25% प्रत्येक वर्ष ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। साथ ही अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक जो ऋण पत्रों की राशि का भुगतान की जाने वाली है उस राशि का 15% विनियोग करना या बैंक में स्थायी जमा करना अनिवार्य है। नंबर 2, वार्षिक किस्त भुगतान विधि। इसमें कंपनी वार्षिक किस्त बना लेती है। यदि ऋण पत्रों का भुगतान जितनी अवधि में करना है, मान लीजिए ऋण पत्रों का भुगतान 1 लाख का भुगतान 5 वर्ष में करना है, तो उसे 5 वर्ष से भाग देकर 20,000 प्रति वर्ष इसका भुगतान करती है। और ये भुगतान कंपनी के लाभों में से किया जाता है। और इसके लिए भी वही नियम कंपनी के लागू होते हैं जो एक मुश्त भुगतान विधि में लागू होते हैं, अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 तथा अंश व ऋण पत्र नियम 2014 के नियम 18(7)(c) के अनुसार तथा सेबी के निर्देशानुसार प्रत्येक कंपनी को ऋण पत्रों की निर्गमन जो राशि है उसका कम से कम 25% प्रति शोधन कोष में हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। साथ ही अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष तक जितनी राशि का भुगतान किया जाना है ऋण पत्रों की उसका कम से कम 15% विनियोग या बैंक में स्थायी जमा करना अनिवार्य है। नंबर 3, खुले बाजार में क्रय विधि। इसमें कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार में क्रय कर लेती है और उसके आधार पर ऋण पत्रों का शोधन कर देती है, ऋण पत्रों को रद्द कर देती है। नंबर 4, अंशों या ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा शोधन। इस विधि में कंपनी अंशों के निर्गमन तथा नए ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा पुराने ऋण पत्रों का शोधन करती है। नंबर 5, शोधन कोष विधि। इस विधि में कंपनी प्रत्येक वर्ष कुछ राशि हस्तांतरित करके एक कोष बना लेती है जिसे शोधन कोष कहते हैं।
इसे सिंकिंग फंड भी कहते हैं। इसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि कंपनी जमा करती रहती है और ये इस राशि को बाहर अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग कर देती है और निश्चित अवधि के बाद राशि प्राप्त होने पर ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। इस विधि में 3 विधियां हैं: संचय सिंकिंग फंड द्वारा, असंचय सिंकिंग फंड द्वारा, बीमा पॉलिसी द्वारा शोधन। संचय सिंकिंग फंड क्या होता है? संचय सिंकिंग फंड में कंपनी क्या जो सिंकिंग फंड बनाया है उस राशि को प्रतिभूतियों में विनियोग कर देती है और जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को भी प्रतिवर्ष विनियोग करती रहती है। इस प्रकार इस पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। इसे संचय सिंकिंग फंड कहते हैं। असंचय सिंकिंग फंड, इसमें जो ब्याज प्राप्त होता है उसको विनियोग नहीं किया जाता, उसको आय मान लिया जाता है और इसे असंचय सिंकिंग फंड कहते हैं। बीमा पॉलिसी द्वारा, इसमें कंपनी बीमा पॉलिसी ले लेती है और हर वर्ष जो राशि ऋण पर शोधन कोष में हस्तांतरित की है उस राशि को प्रीमियम के रूप में भुगतान करती रहती है और इस प्रकार बीमा पॉलिसी की राशि जब निश्चित अवधि बाद प्राप्त हो जाती है उस राशि से ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको ऋण पत्रों का शोधन किसे कहते हैं तथा ऋण पत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।